जेई फिजिक्स का सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम इनर्शियल फ्रेम या ग्राउंड फ्रेम में कैसे एनालाइज कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बहुत फंडामेंटल तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर तुम्हें कुछ आइडिया इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको एक बार कमेंट से मेंशन करो, सो दैट हमें आइडिया लगे कि बच्चे कितना फेमिलियर है इस कॉन्सेप्ट से और क्या क्या उनके कन्फ्यूजन है। ऑलराइट, तो फिर शुरुआत करते हैं वीडियो के साथ। तो फिर इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले अपन थोड़ा सा हिस्ट्री में वापस जाते हैं और पहले ये समझते हैं कि फोर्स का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है और कैसे वो फोर्स एक मोमेंटम से रिलेटेड होता है। कि जैसे न्यूटन ने बताया था कि फोर्स और मोमेंटम में एक कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन होता है। जो हमारा फोर्स होता है वो एक कॉज का रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करता है कि नेचर में जो भी फिनोमेना हो रहा है, जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका जो कॉज है वो फोर्स से आता है और जो इफेक्ट्स होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं मोमेंटम से। सो बेसिकली मोमेंटम प्लेज द रोल ऑफ इफेक्ट। ऑलराइट, नाउ सपोज हमारे मोमेंटम में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, हम कोई भी एडिशनल इफेक्ट को फील नहीं कर पा रहे, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर हम स्टेट करते हैं कि जो उस पर्टिकुलर फिनोमेना का कॉज होगा वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहा। दैट मीन्स उस केस में जो हमारा कॉज है वो है जीरो। राइट, मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहा है एफ इजिकल्स टू जीरो एंड वो शो कर रहा है कि हमारा जो मोमेंटम है वो रह रहा है इस वक्त कॉन्स्टेंट। राइट, ठीक है। एंड सपोज अगर हमारा फोर्स जो है वो नॉन ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पर अब इफेक्ट शो होने वाले हैं मोमेंटम के ऊपर। और जो इफेक्ट्स हैं हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा, बेसिकली डी ऑफ पी मॉड अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो, या फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, दैट इज डी पी कैप डी टी इज इक्वल्स टू नॉन जीरो, सॉरी नॉन जीरो। राइट, हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो फिर शुरुआत करते हैं उस कॉन्सेप्ट को समझने का। तो कंसिडर करो तुम्हारे पास एक रॉड है जो कांस्टेंट एंगल ऑफ वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ठीक है, कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और हमने एक रॉड के ऊपर एक रिंग को रख दिया है। रिंग का कोई मास होगा स्मॉल एम, एंड जस्ट अपन ने उस रिंग को रिलीज कर दिया है। कुछ इसकी इनिशियल डिस्टेंस हो सकती है। तो अपन को पता है जो रिंग होगी वो कुछ ऐसे मूव करना शुरू कर देगी स्टार्टिंग में। एंड बिकॉज रॉड और रिंग के ऊपर कहीं भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो वो अपन को ऑलरेडी पता है जो इफेक्ट शो होने वाला है इस रिंग के ऊपर, कि जो रिंग है वो कुछ इस रॉड से बाहर निकलना शुरू कर देगी। अब रोटेटिंग फ्रेम में, इस रॉड फ्रेम में, उसको अपन बहुत अच्छे से समझते हैं कि इस रिंग के ऊपर एक्चुअली एक सूडो फोर्स लगता है, दैट इज आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, जो बेसिकली इस रिंग को इस रॉड से बाहर निकालना है। अब बात करते हैं ग्राउंड फ्रेम की। अब ग्राउंड फ्रेम में समझने से पहले ना एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि सपोज यहाँ पर रॉड नहीं होती और सिर्फ एक रिंग को मैं पॉइंट पार्टिकल कंसिडर करता हूँ, सपोज ऐसे। और अगर कहीं भी फोर्स नहीं होता और इस रिंग की कोई वेलोसिटी होती है सपोज ऐसे, तो बिकॉज कहीं भी कॉज नहीं है तो इस पॉइंट पार्टिकल के ऊपर कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा एडिशनल, और ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। अब जैसे ही अपन ने इस पॉइंट पार्टिकल को या रिंग को एक रॉड के अंदर रख दिया, तब हमारे पास एक फोर्स आ गया। और वो फोर्स क्या था? जो कॉन्टैक्ट फोर्स था इस रिंग और रॉड के बीच में। एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स एक कंस्ट्रेंट आ गया कि ये जो रिंग थी हमारी, वो बेसिकली अगर मैं इसे ड्रॉ कर दूं तो उस रिंग का इस वाली रॉड के पॉइंट से परपेंडिकुलरली कोई डिस्टेंस नहीं हो सकता, बिकॉज वो हमेशा इस रॉड से कॉन्टैक्ट में है। राइट, तो बेसिकली ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स एन था, ये फोर्स कर रहा था हमारे पार्टिकल को हमेशा इस रिंग से टच में रहने का। अगर अपन इस फोर्स को डायरेक्शन एनालाइज करते हैं तो वो ऐसे थी, कुछ ऐसे थी, कुछ ऐसे थी, कुछ ऐसे थी। राइट, थोड़े टाइम के बाद हमारी रॉड अगर ऐसे आएगी तो अभी भी हमारा जो रिंग है वो इस रॉड से दूर नहीं जा सकता। राइट, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं ना, ये जो फोर्स लग रहा था इसके इफेक्ट को समझने के लिए हम अपने मोमेंटम का कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं। सपोज डी टी टाइम के बाद हमारी जो रॉड है वो कुछ ऐसे रोटेट कर चुकी है। राइट, अभी इनिशियली हमारी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था? कुछ ऐसे परपेंडिकुलर इनिशियल रॉड के। बट अब मैं क्या करता हूँ ना, इस वेलोसिटी को ब्रेक करता हूँ, कंपोनेंट वाइज ब्रेक कर रहा हूँ। एक हो गया हमारी फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग, बेसिकली कुछ ऐसे, एंड एक हो गया हमारी रॉड के अलोंग, कुछ ऐसे। ठीक है, अब अपन को ऑलरेडी पता है अब बिकॉज ऑफ दैट फोर्स हो क्या रहा है, जो हमारी रिंग की वेलोसिटी है जो इस रॉड के परपेंडिकुलर है, वो इस तरीके से अपने आप को सेट कर रही है कि उसकी वेलोसिटी बराबर हो जाती है हमेशा जिस पॉइंट के रॉड पर वो है। अभी बेसिकली रॉड को अगर मैं इस पॉइंट को मैं बोल दूँ पी डैश, तो वेलोसिटी ऑफ रिंग जो परपेंडिकुलर है रॉड के, वो हमेशा वेलोसिटी ऑफ पी डैश हो जाती है। और ये कंस्ट्रेंट था, ये क्यों आया? बिकॉज ऑफ माई कॉन्टैक्ट फोर्स एन।
तो पहला इफेक्ट क्या शो हुआ कि जो हमारा रिंग की वेलोसिटी है उसको बार बार बराबर होना पड़ रहा है इस वेलोसिटी p डैश के बराबर। यानी क्यों हो रहा है? अगेन बाय सम कॉज जो है हमारा ये कॉन्टैक्ट फोर्स n, राइट? ठीक है, अब बात करते हैं ये जो वेलोसिटी थी इस रॉड के परपेंडिकुलर, जो अपन ने जस्ट अभी चेक किया, इसको मैं बोलता हूँ v परपेंडिकुलर। अब अपन अगर ध्यान देते हैं इसके ऊपर ये कॉज किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है उसको समझने का ट्राई करते हैं। अब अपन को ऑलरेडी पता है कि अगर एक वेलोसिटी और फोर्स के बीच में जो डायरेक्शन जो होती है वो 90 डिग्री होती है, तो हमेशा वो जो कॉज है या जो फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन को ही चेंज कर सकता है, वो उसके मैग्नीट्यूड पर कोई भी चेंजेस नहीं ला सकता, राइट? दैट मीन्स इस वेलोसिटी परपेंडिकुलर पर क्या ही इफेक्ट शो हो सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी बची जो है इसकी डायरेक्शन चेंज। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है बार बार हमारा जो v परपेंडिकुलर है ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता जा रहा है, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, राइट? अब बिकॉज कोई भी ऐसा कॉज नहीं है जो इस v परपेंडिकुलर के पैरेलल होगा तो इसके मैग्नीट्यूड पर कोई भी चेंजेस नहीं आए। दैट मीन्स जो हमारी रिंग थी जो ऐसे मूव करते रहनी चाहिए थी अगर कोई भी कॉज नहीं होता, बिकॉज ऑफ माई कॉज, बिकॉज ऑफ माई कंस्ट्रेंट जो रॉड ने लगा दिया उसके ऊपर, अब वो कुछ ऐसे भी मूव कर रही है और हमेशा ऐसे भी मूव कर रही है। तो सपोज़ अगर वो अभी इनिशियली यहाँ पर है तो थोड़ा टाइम के बाद वो यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी। तो बेसिकली जो बार बार कन्फ्यूजन क्या होता है कि ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में कौन सा फोर्स है जो उसको बाहर निकाल रहा है, एक्चुअली कोई फोर्स की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी बाहर ही जा रही थी और कोई फोर्स था ही नहीं उसको रोकने के लिए। अब रॉड की वजह से वो बाहर तो अभी भी जा रही है बट थोड़ा सा घूम घूम के जा रही है, राइट? रॉड की वजह से जो कांटेक्ट फोर्स था उसकी वजह से जो कंस्ट्रेंट आ गया है उसकी वजह से क्या हो रहा है, रॉड बाहर तो अभी भी जा रही है, वो जाना चाहती है, स्ट्रेट ही आना चाहती है, बट अब वो घूम घूम के जा रही है, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे। तो जो कंस्ट्रेंट आया वो इसकी बाहर वाली वेलोसिटी को बार बार डायरेक्शन में चेंज कर रहा है। अगर कोई कॉज नहीं है तो वो कोई भी इफेक्ट नहीं लाना चाहती, बट बिकॉज कंस्ट्रेंट की वजह से एक कॉज इस तरीके से आ रहा है कि हर मोमेंट पर उसके बाहर निकलने का डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। बेसिकली हर मोमेंट पे जिस स्ट्रेट लाइन में वो जाना चाह रही थी उस जाने का, उस टेंडेंसी का डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। ऑलराइट, अब अपन ना इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। जैसे ये मेरा ओरिजिन है, ये अभी मेरी सपोज रिंग यहाँ पर है एंड इसका एक पोजीशन वेक्टर है r, ठीक है? तो अगर अपन इसकी वेलोसिटी पे ध्यान देते हैं तो आई कैन राइट माई वेलोसिटी एज डी आर वेक्टर ओवर डी टी, राइट? अगर अपन आर वेक्टर पे ध्यान देते हैं तो हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, आर वेक्टर मॉड और आर कैप, राइट? अब हमारा जो रिंग है वो एक्चुअली बाहर भी निकल रही है तो यहाँ पर जो उसका मॉड वेक्टर होगा रेडियस का वो भी चेंज हो रहा है, तो उसको मैं बोलता हूँ वी आर। तो अगर अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हो गया वी आर आर कैप प्लस आर मॉड। अब अगर अपन आर कैप को डिफ्रेंशिएट करें तो अपन को ऑलरेडी पता है क्या निकल कर आता है, दैट इज़ माई ओमेगा थीटा कैप, राइट? ये सर्कुलर मोशन का पार्ट है, अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये हो गया मेरा डी वी ओवर डी टी, सॉरी ये हो गया मेरा वी। अब एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा डी वी ओवर डी टी। अब अगर अपन ये वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं तब हमारे सामने आएगा डी वी आर ओवर डी टी, अगेन आर कैप प्लस अगर अपन आर कैप करते हैं तो वो कोई टर्म आएगा बट वो थीटा कैप के डायरेक्शन में चले जाएगा, उस पर अपन को ध्यान नहीं देना। फिर से जब अपन इस आर मॉड को करेंगे, ओमेगा को करेंगे, सब थीटा कैप के डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस थीटा कैप। बट जब अपन इस थीटा कैप को करेंगे तब हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग टर्म आएगा दैट इज माई आर मॉड ओमेगा स्क्वायर आर कैप बट माइनस साइन के साथ, राइट? अब एक बार अपन क्या करते हैं, जितने भी आर कैप वाले टर्म थे उनको एनालाइज करते हैं। तो ये हो गया डी वी आर डी टी माइनस आर मॉड ओमेगा स्क्वायर, राइट? तो ये टर्म बन गया हमारा। अब ध्यान दो जो लेफ्ट हैंड टर्म था वो क्या बनेगा, माई एक्सलेशन आर कैप के डायरेक्शन में प्लस समथिंग मेरा एक्सलेशन थीटा कैप के डायरेक्शन में। अब सिंस कोई भी फोर्स नहीं है जो रेडियल डायरेक्शन में होगा, दैट मीन्स अगर कोई भी फोर्स नहीं है मतलब एक्सलेशन ज़ीरो होगा तो ये आर कैप वाला एक्सलेशन हो गया मेरा ज़ीरो। दैट मीन्स ये जो टर्म है अंदर ये रहना चाहिए ज़ीरो। एंड अब यहाँ से तुम देख सकते हो कि ये जो डी वी आर डी टी है ये नॉन ज़ीरो आ गया एंड दिस इज शोइंग कि जो हमारी रेडियल वेलोसिटी है वो क्यों चेंज होनी चाहिए, ये अपन ने मैथमेटिकली शो कर दिया। अब यहाँ से ना एक फिजिकल आर्गूमेंट और आ सकता है। तो अब अगर हमारा रिंग जो है वो रोटेट नहीं करता, बेसिकली यहाँ पर जो हमारी ओमेगा है वो ज़ीरो हो जाती, तो वहाँ पर क्या होता, हमारा पार्टिकल हमेशा रेस्ट में रहता। तो अगर वो इनिशियली रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, बिकॉज तुम देख सकते हो ओमेगा ज़ीरो हो गया
तो ये वाला टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा अनटिल अनलेस कोई फोर्स नहीं लग रहा, जो तो नहीं लग रहा था, राइट। तो यहाँ पर अपन मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं कि क्यों एक्चुअली पार्टिकल बाहर निकलता है। इन जनरल ना हमेशा क्या होता है, जो अपन ने स्टडी किया होता है, ये वाला जो एडिशनल टर्म है ये नहीं आता। तो अब अगर हमारा एक्सलेशन ज़ीरो है रेडियल डायरेक्शन में और इनिशियली हमारा पार्टिकल रेस्ट में है, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा और पार्टिकल हमेशा रेस्ट में रहेगा। बट बिकॉज ऑफ माई कंस्ट्रेंट, बिकॉज ऑफ माई दैट कॉन्टैक्ट फोर्स, हमारी रिंग के अंदर ये वाला टर्म नॉन ज़ीरो हो गया, राइट, जो एक्चुअली हमेशा हमारी रेडियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज कर रहा था। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे सामने एक नॉन ज़ीरो वी आर आ गया। एंड दिस इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन एन इनर्शियल फ्रेम। ऑलराइट, अब जो भी तुम्हारी लर्निंग हुई इस वीडियो से रिलेटेड, जो भी तुमने कुछ सीखा, जो भी तुमने कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करी, उन सारी चीज़ों को कमेंट्स में मेंशन करो, अपनी लर्निंग को प्रॉपरली मेंशन करो कि यार ये मतलब मैंने सीखा, ये मेरा इंटरप्रिटेशन हुआ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई, सो दैट अपन अच्छे से देख पाएँ कि क्या तुमने ग्रैस्प किया इस वीडियो के अंदर। और मैं ट्राई भी करूँगा कि मैं कुछ कमेंट्स का आंसर कर पाऊँ, सो दैट एक अच्छा सॉर्ट ऑफ डिस्कशन हो सके। ऑलराइट, अब अगर तुम चाहते हो ऐसे डिस्कशन करना, ऐसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना, देन यू कैन चेक आउट आवर कोर्स SO60, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड ऑल्सो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, कन्फ्यूजन है या फिर कोई क्वेश्चन है बहुत अच्छा, तो तुम उसको भी अटैच कर सकते हो। मैंने एक फॉर्म लिंक शेयर किया हुआ है कमेंट्स के अंदर, डिस्कशन के अंदर ही, वहाँ पर जाकर अपना क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, आई होप तुम्हें काफ़ी मज़ा आया होगा वीडियो में और क्लैरिटी मिली होगी आज कि यार ये एक्चुअली क्या मामला है। इसी के साथ अपन वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।